नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज दोपहर के वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। ओम बिरला के नहीं पहुंचने के कारण पूरी की पूरी सरकार लोकसभा में बेसहारा नजर आई और मैंने सीधे कहा था कि आज राहुल गांधी को कोई रोक नहीं पाएगा। तो राहुल गांधी को कोई रोक नहीं पाया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और पुरानी परंपरा को तोड़ दिया और हालत यह हो गई कि राहुल गांधी के सामने खड़े होने के लिए कोई बड़ा दिग्गज नेता, कोई बड़े दिग्गज मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री नदारद, अमित शाह भी गायब, राजनाथ सिंह भी गायब। कोशिश कर रहे थे थोड़ी बहुत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, लेकिन जब उनसे नहीं संभल पा रहा था तो प्रहलाद जोशी को भी खड़ा होना पड़ा, रविशंकर प्रसाद को भी खड़ा होना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी बैटिंग करते गए और ऐसी धुआंधार बैटिंग करते चले गए कि फिर मोदी के एक सांसद ने यह भी बता दिया कि वो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे थे, लेकिन अचानक कुछ हो गया। ये पोल पट्टी कब खुलती है? किसी की हिम्मत नहीं थी कि बीजेपी का कोई सांसद इस तरह की बातें कर सके, लेकिन आज लोकसभा के पटल पर ऐसा हुआ। बीजेपी के सांसद ने ऐसा कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था, सारी ताकत को एक जगह कर दो, लोकसभा के सारे दरवाजे, संसद के सारे दरवाजों को एक कर दो, एक ही दरवाजे से निकले, एक ही दरवाजे से जाए। मेरे लिए अलग दरवाजा, लोकसभा स्पीकर के लिए अलग दरवाजा, राज्यसभा चेयरमैन के लिए अलग दरवाजा, और पत्रकार तो कहीं किसी गिनती में नहीं आते। आज उसी फैसले ने मोदी सरकार को शर्मसार कर दिया। मोदी, नरेंद्र मोदी और ओम बिरला के फैसले ने केंद्र सरकार को शर्मसार कर दिया। जी हां, ये बड़ी खबर जो कहीं आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगी, मैं लेकर आया हूं, क्योंकि अनुभव इसे ही कहते हैं और रिपोर्टर हमेशा रिपोर्टर रहता है। तो एक एक करके तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। सिर्फ कुछ मिनट में तथ्यों को आपके सामने रख दूंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आज राहुल गांधी ने धोया, राहुल गांधी ने जबरदस्त धोया और बड़े मासूम से सवाल उठाए। उन्होंने जो लंबा चौड़ा भाषण दिया, राजनीतिक बातें कही, सीधे सीधे गौतम अडानी का नाम लिया, अनिल अंबानी का नाम लिया, एपेस्टीन फाइल्स का नाम लिया, हरदीप सिंह पुरी का नाम लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इन तमाम नामों को बार बार जो चेयर पे बैठे थे, चेयर की कुर्सी पे बिरला साहब है नहीं, जगदम्बिका पाल साहब बैठे थे, वो बार बार कहते नजर आए कि हटा देंगे, ये कर देंगे। नियमों का हवाला देते हुए कई बार किरण रिजिजू खड़े हो रहे थे, रविशंकर प्रसाद खड़े हो रहे थे, प्रहलाद जोशी भी खड़े हुए। इनमें से कई शब्दों को निकाल तो दिया जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भैया, टेलीविजन के माध्यम से जो लोगों के मोबाइल में पहुंच गया, लोगों के जेबों तक घर घर में पहुंच गया, उसको कहां से निकाल पाओगे? तो राहुल गांधी धुआंधार बैटिंग करते हुए नजर आए। और इस बीच में एक ऐसा वाक्य भी आया जब जगदम्बिका पाल से उनकी तीखी नोकझोंक हुई और वो जगदम्बिका पाल को याद दिलाते नजर आए कि देखिए, मैं आपके प्रति बहुत ज्यादा कठोर नहीं हूंगा, आप तो हमारे कांग्रेस के ही सांसद रहे हैं, कांग्रेस से ही आप बीजेपी में गए हैं। ये कहते ही थोड़ा बहुत टालने की कोशिश की जगदम्बिका पाल ने कि क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। फिर अचानक बोल ही दिया कि राहुल जी, जब मैं आपकी पार्टी में था, अगर मेरी बात मान ली होती तो आज वहां नहीं बैठे होते जहां बैठे हैं। मतलब विपक्ष के नेता बनकर नहीं बैठे होते, इधर बैठे होते देश के प्रधानमंत्री बनके। यानी मोदी के सांसद ने इस बात का खुलासा कर दिया कि भैया, वो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बने के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन राहुल ने ही उनकी बात नहीं मानी। तो अपने सुझावों और सलाहों का टोकरा लेकर वो आ गए नरेंद्र मोदी के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। वो किस्सा बता देता हूं। नेताओं के इर्द गिर्द बड़े गजब टाइप के लोग होते हैं और ये सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार कहे कि सत्ता का चरित्र होता है, सरकार सरकार होती है। चाहे किसी भी नेता को आप बिठा दीजिए, उसी में कुछ नेता थोड़े बहुत अपने आप को कनेक्ट रख पाते हैं अपने सांसदों, विधायकों, नेताओं से, और कुछ हवा में उड़ने लग जाते हैं। राहुल गांधी का भी एक समय था, बहुत गजब समय था। हेमंता बिस्व शर्मा किस्सा सुनाते हैं कुत्ते के बिस्कुट वाला, हालांकि कितना सच है कितना गलत है मैं कह नहीं सकता। एक किस्सा जगदम्बिका पाल से भी जुड़ा हुआ है, पहले वो आपको बता देता हूं, फिर आपको आगे का किस्सा बताता हूं। जगदम्बिका पाल जब कांग्रेस में हुआ करते थे, एक दिन उन्होंने संसद भवन में राहुल से कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। बजाय राहुल गांधी ने समय देने के, उन्हें कहा कि आओ गाड़ी में बैठ जाओ। अब गाड़ी में बैठ गए राहुल गांधी, जगदम्बिका पाल। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे और संसद भवन के गेट से उनकी गाड़ी बाहर निकली, तो फिर राहुल गांधी के पास एक फोन आ गया। अब उस फोन में लगे रहे। जब तक राहुल गांधी अपने घर पहुंचे, तब तक वो फोन जो था वो कटा नहीं था। अपने घर पर उन्होंने जगदम्बिका पाल को उतार दिया और बाय बाय कर दिया। भूल गए राहुल गांधी कि भैया जगदम्बिका पाल उनसे कुछ बात करना चाहते थे। अब हालत यह हो गई कि राहुल गांधी के घर के बाहर, गली के बाहर
जगदम्बिका पाल खड़े, गाड़ी है नहीं, घर जाए कैसे, क्योंकि वो तो राहुल गांधी की गाड़ी में बैठकर आए थे और इतने उत्साही हो गए थे कि भैया उनके नेता राहुल गांधी उनकी बात सुनने को तैयार हो गए, तो अपने ड्राइवर को, अपने पीए को कहना भी भूल गए कि भैया पीछे पीछे गाड़ी लगा लेना। फिर वो जैसे तैसे पहुंचे, वो वाला किस्सा आपके साथ साझा नहीं करूंगा। लेकिन जगदम्बिका पाल पत्रकारों के भी नेता माने जाते हैं। उनके आवास पर बहुत अच्छा भोजन वो खिलाते हैं पत्रकारों को, और पकड़ पकड़ के, बहुत ही आग्रह के साथ। पुरानी पीढ़ी के नेता है, मैंने भी कई बार उनके घर पर इस आतिथ्य का आनंद लिया है। चावल, दाल, सब्जी, चटनी, अचार, आम, बहुत ही स्वादिष्ट। उसके लिए थैंक यू। और वैसे तो थैंक यू उस समय भी बोल देते थे, लेकिन ये वाला जो किस्सा हुआ, उसके बाद धीरे 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 कांग्रेस के जो बुरे दौर शुरू हो गए, उस बुरे दौर में भी जगदम्बिका पाल ने भी संघर्ष करने की बजाय बीजेपी में आना उचित समझा। अब इसके लिए राहुल गांधी का व्यवहार कितना जिम्मेदार है, या कांग्रेस के बुरे दिन कितने जिम्मेदार हैं, इसका फैसला तो आप करते रहिएगा। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने इसकी याद दिलाई, तो जगदम्बिका पाल एक तरह से फूट पड़े। दर्द उनका दिल का छलक के सामने आ गया कि मैं तो आपको वहां नहीं, मेरी सलाह मानते तो वहां नहीं बैठते आप, यानी देश के प्रधानमंत्री बनकर बैठे होते। और इस तरह की हिम्मत कहां से आई, क्योंकि आज पूरी की पूरी सरकार बेसहारा नजर आ रही थी। आज पूरी की पूरी सरकार जो है वो राहुल गांधी के सामने बेबस नजर आ रही थी। बाद में हालांकि केंद्रीय संसदीय मंत्री जो है वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कहते हुए नजर आए। उन सब बातों को तो खैर छोड़िए, उन सब बातों से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी और ओम बिरला के फैसले ने शर्मसार कर दिया है मोदी सरकार को, और इसका एहसास मोदी के मंत्रियों को भी हो गया है कि भैया जब भी बुरा समय आता है मोदी गायब हो जाते हैं। इस समय तो बिरला भी गायब हो गए, अब बिरला चेयर पर होते तो बचा लेते थोड़ा बहुत। जगदम्बिका पाल चाहकर भी बचा नहीं पा रहे थे, चाहकर भी वो रोक नहीं पा रहे थे। और राहुल गांधी जो कहते हुए नजर आए, कटाक्ष करते हुए नजर आए, उसके बाद जगदम्बिका पाल ने थोड़ा सा कटाक्ष करने की कोशिश की। लेकिन होता ना, आदत बनते बनते बनती है। बिरला साहब की आदत बन गई थी कि भैया सरकार को बचाना है, प्रधानमंत्री को बचाना है, बीजेपी को बचाना है। जगदम्बिका पाल भी कुछ उसी तरह की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन संसद भवन यानी सदन के बाहर का जो दृश्य था वो बड़ा गजब था दोस्तों। भैया अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्री और प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री है, पहले संसदीय कार्य मंत्री रह चुके थे, वो बाइट दे रहे थे मीडिया कर्मियों को। अचानक राहुल गांधी आ गए, वो वीडियो वायरल हो रहा है तमाम जगह, आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। अचानक राहुल गांधी आ गए कि आओ भाई सब मिलके बाइट देते हैं, मतलब पत्रकारों से बात करते हैं। तो अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी वहां से निकल गए, फिर राहुल गांधी खड़े हो गए। हालांकि इसको मैं राहुल गांधी का बचपना ही कहूंगा। आमतौर पर संसद भवन के अंदर जो है, खैर अब तो परंपराओं की बात नहीं, तो लेकिन फिर भी बता देता हूं कि प्रधानमंत्री ने जैसे आज परंपरा तोड़ दी कि आमतौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता जब भी बोलते हैं तो प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहते हैं, मतलब दोनों के जो कुर्सी वे बिल्कुल आमने सामने हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए, पता नहीं आज भी उनको डर होगा कांग्रेस की महिला सांसदों से या राहुल गांधी से, मैं कह नहीं सकता, वो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही पुरानी परंपरा को एक तरह से तोड़ दिया, जबकि एक बार वो खुद ही सदन में कह चुके हैं कि भैया मैं आना नहीं चाहता लेकिन मुझे आना पड़ता है, क्योंकि एक पुरानी परंपरा है विपक्ष के नेता को सुनने की, इसलिए उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुझे आना पड़ता है। आज वो नहीं आए, वो एक पुरानी परंपरा उन्होंने तोड़ दी। संसद भवन परिसर के अंदर भी एक पुरानी परंपरा थी, कोई पत्रकार अगर किसी नेता से बाइट मतलब बयान जो कोट होता है वो लेते रहते हैं, तो फिर अगर कोई दूसरा नेता भी आ जाए तो या तो वो वेट कर लेते हैं या उनको जाने देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक नेता के मुंह से आप माइक आईडी हटा के दूसरे नेता के मुंह पर लगा दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यहां इस तरह के हालात बने, और ये जो अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्री और प्रहलाद जोशी, इनके चेहरे से माइक हटा के राहुल गांधी की तरफ चला गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दर्शक जानते नहीं होंगे लेकिन मैं बता देता हूं भैया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वो मंत्रालय होता है जो चैनलों की, अखबारों की नकेल को कस कर रखता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो बीजेपी मुख्यालय में बैठकर अनिल बलूनी करते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर जोशी साहब करते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में बैठकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री और उनके अधिकारी उसी तरह से मीडिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज मीडिया ने उनको भी भाव नहीं दिया। अब आप सोचेंगे भाई सारी मीडिया कैसे पलट गई? अरे ये नॉर्मल मीडिया नहीं थी भाई साहब, ये एजेंसी वाली मीडिया थी, एजेंसी वाली मीडिया थी, और ये नॉर्मल मीडिया नहीं थी। आपको इसको समझना होगा कि ये एजेंसी के जो माइक थे वो एजेंसी के माइक सारे हट गए, और उस एजेंसी के माइक में आपको बता दूं कि उस एजेंसी के माइक में आपको एएनआई
पीटीआई और आईएनएल, ये 3 माइक नजर आ रहे होंगे। अब आप सोचते होंगे भैया चैनल तो इतने सारे हैं, तो बाकी माइक कहां है? ये बिरला साहब का फैसला है, दुखद फैसला है, आलोचना करने लायक फैसला है। जिन बिरला साहब को यह खबर लग गई कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अनर्गल हो सकता है, उन बिरला साहब को यह खबर नहीं लगी कि उसी संसद भवन के परिसर में एक पिंजड़े में पत्रकारों को कई घंटे तक कैद करके रख दिया था सुरक्षा कर्मियों ने, और बाद में जब उनको बताया गया तो कहते हुए नजर आए कि मुझे पता नहीं था, पहले बता देते तो मैं पहले कर देता। कहां गई वो इंटेलिजेंस? कहां गई थी वो इंटेलिजेंस? कोविड का टाइम आपको याद होगा, बहुत ही संकट का काल था। कोविड के टाइम में निश्चित तौर पर तमाम लोग अपनी जान से खेल रहे थे। मीडिया ने उस समय भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मीडिया ने जो जिम्मेदारी निभाई उसका इनाम क्या मिला उनको? कोविड के गाइडलाइंस का हवाला देते हुए संसद भवन की कार्रवाई को कवर करने वाले रिपोर्टरों और कैमरामैनों पर एक तरह से बंदिश लगाई गई, संख्या सीमित कर दी गई, सिर्फ एजेंसी को अलाउ किया गया, न्यूज चैनल के कैमरामैनों को अलाउ नहीं किया गया। कुछ समय तो भाई रिपोर्टरों की भी संख्या बहुत कम थी। अब कोविड को खत्म हुए कितने साल हो गए? आपको वहां पर संसद भवन परिसर के अंदर किसी चैनल की माइक आईडी नजर नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि उसी नियम का हवाला देते हुए अब परमानेंटली यह व्यवस्था कर दी है कि जो माइक आईडी है वो सिर्फ इन्हीं एजेंसियों की जाएगी, किसी और चैनल की माइक आईडी नहीं जाएगी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश का तमाम मीडिया जो मोदी के गुण गाता रहता है, जो मोदी पर स्पेशल खबरें बनाता रहता है, वो अपने ही अधिकारों और हक के लिए नहीं लड़ पाया कि बिरला साहब कोविड खत्म हुए तो काफी समय हो गया, आप क्यों नहीं हमारी माइक आईडी को अंदर जाने देते हो? इस देश का कोई भी चैनल लड़ने की हालत में है नहीं। ये मत पूछिएगा कि रिपोर्टर क्यों नहीं लड़ता। रिपोर्टर अपनी बात रखता है, लेकिन संस्थान ही नहीं खड़ा, तो फिर आप कैसे लोकसभा स्पीकर से लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि वो पास नहीं बनाएगा। आपके पास नहीं बनाएंगे तो आप संसद भवन में जाके कवर नहीं कर सकते। आप कवर नहीं करोगे तो आपका बॉस जो ऑफिस में बैठा हुआ है वो कहेगा कि अरे तुम किस काम के रिपोर्टर हो, इतने साल से 20 साल 25 साल से बीजेपी कवर कर रहे हो, पार्लियामेंट का पास नहीं बनवा पा रहे हो। तो गर्दन को ना पकड़ के रखा गया है, पूरी तरह से पकड़ के रखा गया है। आज अगर वहां पे 25-30 माइक होते, आज अगर वहां पे 25-30 चैनल के फोटोग्राफर, कैमरामैन, रिपोर्टर होते, रिपोर्टर तो हैं लेकिन माइक आईडी नहीं है, कैमरामैन नहीं है, तो शायद इस तरह का दृश्य पैदा नहीं होता। और इससे भी बड़ी बात कर देता हूं कि संसद का जो पुराना भवन था, देखिए कुछ चीजें तो हमें तारीफ करनी होगी। उसका जो स्ट्रक्चर था, उसके बनाने का जो नक्शा था, वो बहुत जबरदस्त था। लोकसभा के सदस्य आमतौर पर गेट नंबर 4 से निकलते थे, राज्यसभा के सदस्य आमतौर पर गेट नंबर 12 या गेट नंबर 1 से निकलते थे। लेकिन उसमें भी मोटे तौर पर एक डिवीजन हो गया था कि सत्ता पक्ष के सांसद, खासतौर से लोकसभा या मंत्री जो है, वो गेट नंबर 4 से निकलते थे। वहां मीडिया के लिए एक अलग से एक पूरा केबिन टाइप का बना हुआ था, और विपक्ष के नेता हो या राज्यसभा के सांसद हो, वो गेट नंबर 12 या गेट नंबर 1 से बाहर निकलते थे। वहां भी एक मीडिया के लिए बना था। लेकिन मीडिया का गला घोटने के लिए और महात्मा गांधी की प्रतिमा, जहां पर प्रोटेस्ट हुआ करते थे, उन महात्मा गांधी की प्रतिमा को हटाकर किनारे कर दिया गया। वो कहा गया कि हम एक स्थल पर सारी प्रतिमाएं डाल रहे हैं। अरे एक ही स्थल पर सब कुछ डालना होता तो पहले वाले लोग न डाल के गए होते। जवाहरलाल नेहरू छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी छोड़ दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री छोड़ दीजिए, मोरारजी देसाई आपकी सरकार थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे, चलिए वो भी छोड़ दिया हमने। आप राजीव गांधी भी छोड़ दीजिए, आप नरसिम्हा राव भी छोड़ दीजिए, आप एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल भी छोड़ दीजिए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उन्होंने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि लक्ष्य वो नहीं था। यहां तो तमाम चीजें इस बात को सोच के बनाई जाती है कि आप मीडिया को कैसे रोकोगे, विपक्षी दलों को कैसे रोकोगे। तो भैया गांधी जी की प्रतिमा चली गई, नतीजा यह हुआ कि अब उनको मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जहां से सांसदों की एंट्री है उसी दरवाजे से वो बाहर निकलते हैं। तो चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, उन सभी को उसी एक ही दरवाजे से बाहर निकलना होता है, क्योंकि बाकी दरवाजे तो अलग अलग लोगों के लिए रिजर्व करके रख दिए गए हैं। तो भैया आज इस तरह का दृश्य पैदा हो गया, और इस बेइज्जती के लिए, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की बेइज्जती के लिए और प्रहलाद जोशी की बेइज्जती के लिए ये जो नक्शा बनाया गया था ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिम्मेदार है। क्योंकि मीडिया को एक तरह से रोक दिया उन्होंने, और कुछ ही लोगों को। क्यों? जितनी ज्यादा माइक आईडी होंगे उतने ज्यादा सवाल होंगे, और जब आप पे ये खतरा रहेगा कि अगली बार पास नहीं बनेगा आपका लोकसभा का,
या राज्यसभा का, संसद भवन परिसर के अंदर आने का, तो सवाल कहां से पूछ पाएंगे? तो इस बेइज्जती के लिए तो भैया यही दो लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो राहुल गांधी ने कहा वो भी थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, और मैं बड़ी सामान्य भाषा में इस सवाल को पूछता हूं। मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था, अब पता नहीं राहुल गांधी हमारे वीडियो को देखते हैं नहीं देखते मुझे नहीं पता, और नहीं मैं इस तरह का दावा करता हूं कि कोई बहुत बड़ा पत्रकार हूं कि राहुल गांधी मेरे वीडियो देखते हो। लेकिन मैंने कहा, इस धरती की मिट्टी में जन्मा पला बढ़ा कोई भी व्यक्ति इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। और ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते में बहुत ज्यादा झोलझाल है। राहुल गांधी ने एक मासूम सा सवाल पूछ लिया कि भैया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए ये समझौता कर सकते थे? मैं भी नहीं सोच सकता। इस तरह का समझौता इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और इस तरह का समझौता इनके बाद का भी कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा, ये राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं। लेकिन इस तरह का समझौता किया क्योंकि उनकी गर्दन फंसी हुई है। बड़ा उन्होंने जुड़े, कराटे और इन सब का संदर्भों का जिक्र करते हुए उन्होंने तमाम चीजों को रखा। एपेस्टीन फाइल्स का जिक्र किया, हालांकि वो सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा, मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये तमाम सवाल तो हैं। अनिल अंबानी जिस तरह से दिवालिया हुए, अनिल अंबानी जिस तरह से बर्बाद हुए, अचानक उनको डिफेंस डील में, इंपॉर्टेंट डिफेंस डील में क्यों रखा गया? एपेस्टीन फाइल में नाम आ रहे हैं, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरी चीज जो राहुल गांधी ने कही कि जो अडानी के खिलाफ जो मामला अमेरिका में चल रहा है, वो दरअसल अडानी के खिलाफ नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। यानी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका नरेंद्र मोदी को साध रहे हैं, और नरेंद्र मोदी मजबूरी की वजह से अमेरिका के साथ इस तरह का समझौता करने को तैयार हो गए। अच्छा चलिए, मैं राहुल गांधी की बातों को भी हम लोग खारिज कर देते हैं। एक बड़ा मासूम सा सवाल है, अगर आप जवाब दे सके तो जरूर दे दीजिएगा। इस देश के इतिहास में भारत के प्रधानमंत्रियों की कई बार तीखी नोक-झोंक पश्चिमी देशों के, दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ हुई, अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ हुई। उन लोगों ने भारत को धमकी दी, भारत की सरकार को धमकी दी, भारत के नेताओं को धमकाया, चेतावनी दी। लेकिन आज तक इस दुनिया के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि वो भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता है। और यह बात, इसका जो प्रतिवाद है, जो पलटवार है, इसका जो जवाब है, वो नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी और भाजपा का कोई नेता, कोई केंद्रीय मंत्री खड़ा नहीं हुआ। खबरदार डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी इस देश की जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री है, और उनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद करने की या खत्म करने की औकात और हिम्मत नहीं है तुम्हारी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यह कहने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं जुटा पाए। तो क्यों नहीं जुटा पाए? अमेरिका ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है क्या? इस देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, और अमेरिका में बैठा हुआ एक सनकी राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहा है कि वो आपका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता है, और आपकी जुबान तक नहीं खुल रही, आपके नेताओं की जुबान तक नहीं खुल रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो झोलझाल है। राहुल गांधी उसी की तरफ इशारा करते हुए नजर आए। अब ये झोलझाल क्या है, आप अगर कमेंट करके बता सके तो जरूर बताइए। और मैं सीधे सीधे कहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनकर अब अमेरिकी जनता भी पछता रही है। पूरी दुनिया को एक अजीब तरह के खतरे की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ढकेल रहे हैं, और विश्व गुरु होने वाला भारत, विश्व गुरु होने का दावा करने वाला भारत, और भारत के 56 इंच के प्रधानमंत्री होने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी दुनिया में शांति लाने के लिए काम करना तो छोड़ दीजिए, अपने देश की इज्जत और मान सम्मान की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। और फिर अपने भाजपाई इकोसिस्टम से ये खबरें प्लांट करवाते हैं कि भैया हमें क्या पड़ी है दुनिया के देशों से। विश्व गुरु तो ऐसा नहीं कह सकता महाराज। विश्व गुरु को तो दुनिया के देशों के मामलों में इंटरफेयर करना पड़ेगा शांति के लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, वहां तो छोड़ दीजिए, अपने सम्मान और अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मामले में कुछ झोलझाल है। और मैं फिर यही कहूंगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगर यह कहता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता है, और भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार, उनके मंत्री चुप रहते हैं, तो इसका मतलब या तो दाल में कुछ काला है, या पूरी की पूरी दाल काली है। और पुरी साहब ने तो स्वीकार कर लिया भैया एपेस्टीन के साथ अपने संबंधों को, और नहीं जानता कि वो उस अपराध में शामिल है या नहीं। मान लेता हूं कि मैं उस अपराध में शामिल नहीं है, लेकिन एपेस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद दुनिया के कई देशों में इस्तीफे हो रहे हैं। कम से कम आपके जिन मंत्री का नाम इतनी बार आया है, हरदीप सिंह पुरी, उनसे तो इस्तीफा दिलवा दीजिए,
या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर वो कुछ बोलना शुरू कर देंगे? अरे आपका डर है महाराज। जगदीप धनखड़ साहब अभी तक बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, घर भी आप उनको नहीं दे रहे हो। वो इस देश के इकलौते उपराष्ट्रपति हो गए जिनको इतने टाइम बाद भी अभी तक आवास नहीं मिला है। तो हरदीप सिंह पुरी साहब की क्या हैसियत है, वो भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप उनका भी इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, राहुल गांधी के पूरे भाषण को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जगदंबिका पाल और राहुल गांधी की नोकझोंक को लेकर आपका क्या मानना है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और संसद भवन परिसर में राहुल गांधी ने जो मंत्रियों के साथ किया, हालांकि मैं उसको बचपना मानता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको लेकर आपका क्या मानना है ये भी जरूर बताइएगा। हरदीप सिंह पुरी ने जो स्वीकार किया वो दोषी नहीं है, मान लिया मैंने वो दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी फाइल में नाम आया है तो कम से कम उनको सत्ता के दरवाजे से हट जाना चाहिए या नहीं हट जाना चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब जब बिरला साहब नहीं आ रहे, सरकार सदन में बेसहारा हो चुकी है, तो क्या मोदी साहब की विदाई की बेला आ गई है? मैं सरकार गिरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के गिराने की बात भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि क्या भाजपा के अंदर अब ये बात उठकर निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता से अस्थायी विदाई हो जाए? क्योंकि ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये मामला देश के मान सम्मान, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, लघु मध्यम उद्योगों से जुड़ा हुआ है, जो एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, इस देश की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, डेटा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इस देश के 144 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। और मैं फिर कहता हूं, आप राजनीति को अपनी तरफ रख दीजिए, लेकिन कोई भी सरकार जो इस देश के 144 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला सौदा करती है, वो सरकार, वो प्रधानमंत्री लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जनता समझ रही है, और जो नहीं समझ रहे हैं वो आने वाले दिनों में इसको जरूर समझेंगे। तो आपका इसको लेकर क्या मानना है? इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।